Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series of page by page NCERT for class 12th. So ये पेज बाय पेज एनसीईआरटी का क्लास 12th के मैं दो चार वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ. आई होप दैट यू वॉच दोज वीडियोस. जितना मैंने उसमें डिटेल में वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इस चैप्टर को समझाया, आई थिंक यू विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट योर बेसिक्स वेरी वेरी क्लियर. आमतौर पे जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने जाते हैं दे आर नॉट वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि हमें कितना डिटेल में इसको करना है, कहाँ पर छोड़ देना है, कहाँ पर नहीं छोड़ देना है, सो ऑन सो. Make sure that you watch these videos and we will continue with this kind of exercise so that you really become good at your strong basics of your subject. जब तक basics strong नहीं होंगे तुम्हें जो लग रहा है कि हम एक दिन में, दो दिन में, 5 दिन में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला. यू विल रियली रियली हैव टू वर्क ऑन दिस पार्ट. सो मेक श्योर दैट आप इसमें टाइम वेस्ट ना कीजिए. स्टार्ट वॉचिंग दीज वीडियोज. अब ये पेज बाय पेज एनसीईआरटी क्लास 12th में, ओके, we are going to continue with our discussion on this book which is called as Contemporary World Politics. पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ. आई मस्ट कंग्रेचुलेट द ऑथर्स ऑफ एनसीईआरटी बिकॉज दे हैव रिटन अ वेरी गुड बुक, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड बुक, ओके. और उसके साथ साथ वेरी ब्रेव बुक ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज ऐसे जो कि आमतौर पे आपको बुक्स में नहीं दिखते वो भी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरह से कवर किया. बट प्रॉब्लम यह है कि पढ़ने वाला होना चाहिए और पढ़ाने वाला होना चाहिए. तुम अपने आप से करोगे, देयर माइट बी थिंग्स जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है बट रिटन इन अ वेरी फाइन पॉइंट एंड शायद यू मिस द एंटायर शो. लेकिन somebody who teaches you, guides you, then you will easily manage this exam. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज नॉट एन एग्जाम जो तुमने अकेली करनी चाहिए, इन माई हम्बल ओपिनियन. बाकी तुम्हारी चॉइस है. सो वन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. मैंने क्रैश कोर्स इन पॉलिटी लॉन्च किया है आप सब लोगों के लिए. दोज ऑफ यू हु हैव फॉर एनी रीज़न, किसी वजह से, अगर तुम आज तक इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो, कोई भी वजह हो सकती है, then this is your last chance to get what is I call a rock solid 24 karat preparation in polity. This is a huge opportunity. अभी अभी हमने इसको लॉन्च किया है, अब इसे मिस मत करना. You hardly missed anything. Make sure that you become a part of it. इसमें मैं MCQs विद इन द टीचिंग स्केड्यूल कर रहा हूँ. MCQs के साथ मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी बीच में ले आता हूँ, जस्ट टू रिकैप. मैच द फॉलोइंग ले आता हूँ, जस्ट टू रिकैप. ट्रू और फॉल्स ले आता हूँ. क्या होता है विद व्हेन यू स्टडी द सब्जेक्ट विद डिफरेंट एंगल्स, तो तुम्हारा ब्रेन लास्ट डे पर टेंशन में नहीं आएगा ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. So we will also discuss the previous year questions. I will give you guidance on strategy as well as time management. याद रखना 95% ऑफ द क्वेश्चंस जो पिछले साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आया है, मैंने उनको प्रूव किया है कि मैंने उनको अपनी क्लासेस में पढ़ाया था. आई शोड द स्क्रीन शॉट्स. सो आई होप एंड प्रे दैट वी द टीम सेट लाइव विल repeat that performance. Agar you want to become a part of team set live, okay, use the code set live and you will get an opportunity of not only preparing in the most beautiful manner to give yourself a realistic chance of cracking this exam, but you will also get a huge discount. Use the code SETLIVE. ये मेरा referral code है SIDLIVE and join this. And what I'm suggesting is join it now. You're a wise gang of students. Take a wise decision, but now. So use करो code SETLIVE SIDLIVE. We are on Unacademy, which is the largest online learning platform in India. Unacademy पर जब तुम कोड यूज़ करते हो SETLIVE तो तुम्हें ह्यूज डिस्काउंट्स मिल जाते हैं. लाइक दिस 45% ऑफ अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो, 6 in 1 ऑफर. कैन यू बिलीव? शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में से सोच भी पाएगी द काइंड ऑफ ऑफर्स Unacademy गिव्स यू. Unacademy notes worth rupees 10,000, mega subscription offer, loans, CACS show which is 2 years and above subscription के लिए, mentorship days, 2 month subscription, all of them available. सिर्फ तुम्हें एक कोड याद रखना है, that is SIDLIVE. मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा कि विदाउट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. और उसके साथ साथ अगर तुम्हें इतना फाइनेंशियल एडवांटेज हो जाता है, फॉर एग्जांपल प्लस क्लास 40,500 becomes 36,000, 49,500 becomes 44,000, 72,000 becomes 64,000, 90,000 becomes 81,000 the moment you use this referral code. Similarly for iconic classes also.
सिमिलर डिस्काउंट्स, चाहे यू आर यूजिंग प्लस क्लास, आइकॉनिक क्लास, या फिर इवन द कॉम्बैट कोर्सेज जिसमें देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल of 4 crores plus. You will not only get the advantage of making sure that you are preparing, but also getting such prizes which are ranging from 1 year to 75%, 50%, and 25% scholarship. The test series are also long. All you have to remember is the code SEDLIVE and free test series also. तो आज जो चैप्टर है इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और समथिंग दैट really is very often asked in UPSC examination now that things are changing very drastically. तो ये जो चेंज है, ओके, दिस इज, देखो हमने इस एनसीईआरटी को जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने स्टार्ट किया कोल्ड वॉर एरा से। तो हमने देखा एक कोल्ड वॉर एरा आया, बिल्कुल, फिर हमने देखा कि दो सुपर पावर्स केम इन द पिक्चर. सो दोज ऑफ यू मिस दिस इन द प्रीवियस क्लासेस, ओके, टाइम दैट यू रिवाइज दिस पार्ट. दो सुपर पावर्स आई, वन वॉज यूएसए, वन वॉज यूएसएसआर. यस, सो हमारे पास ये दो सुपर पावर्स अपना अपना काम करने लग गई एंड वी स्टार्टेड सीइंग अलायंसेस लाइक नेटो ऑन दिस साइड ऑफ द यूएसए एंड वॉर्सो पैक्ट इस साइड पर. फिर हमने दोनों में देखा कि एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई, दोनों साइड पर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हो गए. और ये सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुआ. देयर वर इकोनॉमिक वन अपमैनशिप, कल्चरल अपमैनशिप, अलायंसेस बनाना, ओके, इकोनॉमिक रूट्स को डोमिनेट करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ तक जब ये चल रहा था तो 1991 आ गया. अब बताओ यार 1991 में क्या हुआ? अचानक सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया. सोवियत यूनियन कोलैप्स, और उसका हमने एक पूरा चैप्टर किया है कि व्हाट वाज द रीज़न और व्हाट वाज द कंडीशंस इन विच सोवियत यूनियन कोलैप्स. तो अचानक ही हो गया ये सब कुछ. ओके, ह्यूज 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 शिप लाइक सिंक कर जाती है, वैसे ये सिंक कर गया, पता ही नहीं चला. 1991 जैसे ही हट गया, यूएसए केवल एक सुपर पावर, हाइपर पावर, जो मर्जी बोलना है, रह गया. सो जहाँ पर एक बाइपोलर वर्ल्ड था, ओके, दो पोल्स होते कम से कम, वहाँ पर सरप्राइजिंगली एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया. वैसे बड़ा अजीब सा वर्ड है, बट फिर भी एक यूनिपोलर, या फिर जिसको बोला जाता है अमेरिकन हेजेमनी स्टार्ट हो गई. क्या स्टार्ट हो गई? अमेरिकन हेजेमनी स्टार्ट हो गई. सो देयर वॉज एन अमेरिकन हेजेमनी, और जिसको मैंने कल की वीडियो में बताया, आई होप तुम लोगों ने इसको वॉच किया. एंड अमेरिका बिकेम द ओनली सुपर पावर एंड इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू चैलेंज. तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि अमेरिका को काउंटर करना करीब करीब नामुमकिन है, आइदर मिलिटरली और इकोनॉमिकली, फॉर दैट मैटर इवन सॉफ्ट पावर में, टेक्नोलॉजी में, स्पेस पावर में, एंड सो ऑन सो. लेकिन वर्ल्ड का एक नेचर है, ओके, दैट आप ऐसे सोच ही नहीं सकते कि एक जगह पर पावर जनरेट होती रहेगी और दूसरी साइड पर होगी ही नहीं. मैं नहीं बोल रहा हूँ बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कि इट इज़ अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर दैट मैटर, बट वॉट इज हेयर इज दैट देर आर अदर सेंटर्स ऑफ पावर जो धीरे 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 डेवलप होने लग जाती है. अब पावर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वन नेशन स्टेट या फिर वन स्टेट, ओके, ही जनरेट करे. यू कैन ऑल्सो हैव अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स. तो हमने कल, आई थिंक तुम्हें याद होगा, अगर तुमने प्रीवियस वीडियो देखा, नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना. ओके, हमने ये देखा कि इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनी कंट्री, एनी वन कंट्री टू काउंटर और इवन कम क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ पावर. चाहे वो मनी हो, चाहे वो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस है. मैंने तुम्हें कल एक एग्जांपल दिया था, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इतनी बड़ी है कि वर्ल्ड की बाकी सारी नेवीज मिला दो ना तो भी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी बड़ी हो जाती है. तो ऐसे हालात में सूरत हाल ऐसा है कि भाई अगर ऐसे सिचुएशन है तो वन कंट्री, किसी वन कंट्री पर हम उम्मीद नहीं डाल सकते कि बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन वो काउंटर कर पाएगी. एंड आई एम नॉट सेइंग इन दिस इन एंड प्रॉबेबली इन अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट बराबरी करने लायक भी कोई नहीं होगा. सो अचानक जब ये सिचुएशन सब लोगों को समझ में आ गई कि यार ये तो अकेले कौन एक कंट्री को वो कर सकता है, तो अमेरिकन डोमिनेंस के खिलाफ और अदर अमेरिकन डोमिनेंस को काउंटर करते हुए बहुत सारे एसोसिएशंस बन गए, बहुत सारे यूनियंस बन गए.
in which many member countries ने मिलकर the mostly economic and political, military नहीं, economic and political ग्रुपिंग किया. थोड़े बहुत मिलिट्री एंगल्स भी है, जैसे यूरोपियन यूनियन की अपनी डिफेंस फोर्सेस भी है, बट डोंट कंसिडर इट अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, प्लीज डोंट डू इट. सो जब हमने 1990s में ये चीज़ें होते हुए देखी तो ये तुरंत हो रहे थे, दिस वर हैपनिंग अगेन एंड अगेन. मतलब कहीं ना कहीं ऑल दीज थिंग्स वर जस्ट वेटिंग टू हैपन एंड सोवियत यूनियन का कोलैप्स ने इसको सिर्फ ट्रिगर कर दिया. अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे इस मूवी में. कौन आएगा? सबसे पहले आएगा ईयू, यूरोपियन यूनियन. एक कैरेक्टर आएगा आसियान, द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन. ऑब्वियसली ये जो नया ही किरदार आ रहा है, विच इज़ द राइजिंग पावर इज चाइना. ओके, तो आज की हमारी क्लास विल फोकस ऑन EU and ASEAN primarily, with China of course in the background. Okay, but EU especially, or the European Union especially. Now European Union का जो study है वो इतना interesting है कि you can go for the next 10 hours and only start discussing. Europe is a very interesting case study. So पहले हम देख लेते हैं इसमें ओवरव्यू क्या बोलना चाहते हैं ऑथर सेज आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अर्ली 90s. ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ. It became clear that the alternative centers of political and economic power could limit America's dominance. Thus, in Europe, EU, that is the European Union, and in Asia, the Association of Southeast Nations, ASEAN, has emerged as forces to reckon with. मैं फिर एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है EU and ASEAN. Does not mean that there are not other groups. SCO is a very important group. BRICS is a very important group. All these are also important groups. लेकिन what I am for the time being interested is in EU and ASEAN as the two primary ones, and that too because of the respect of the chapter that we are doing. While evolving regional solutions to their historical enmities and weaknesses. मैं बोल रहा हूँ while evolving regional solutions to their historical enmities and weaknesses, both the EU and the ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries in the region into prosperous economies. अब एक और the third character, the economic rise of China has made a dramatic impact on the world politics. सो अगर हम चाइना के बाद देखेंगे ना माय फ्रेंड, तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ दोज टर्न अराउंड स्टोरीज जो लेजेंड्स आर मेड अप ऑफ. किसी को पता नहीं था कि दिस कंट्री विच वॉज ग्रैपलिंग विद सच ह्यूज पॉपुलेशन, सच लैक ऑफ डेवलपमेंट, सिविल वॉर्स, दुनिया भर की प्रॉब्लम, अचानक तो ये वो पुराना चाइना, ओके, एंड शोइंग okay the great transformation, okay, on this part. So if I look at this entire thing, okay, the socialist road is the broadest of all, okay. Performances by the cultural group, the socialist country, किसी ने सोचा नहीं था that this will be Shanghai one day, okay. So it is close on the heels to challenge the American hegemony, especially with regards to economy, and this is possible. So the two images here represent two phases of the history of China. Red poster, the socialist road is the broadest of all, represent the ideology that guided China during the early phase after the revolution. Revolution matlab the civil war or the Mao's revolution, the cultural revolution. The photograph below is that of city of Shanghai, the symbol of China's new economic poster. So it is a very very important turnaround story. तो आज हमारी क्लास में होगा यूरोपियन यूनियन, एक होगा आसियान, एज अ सेड इन द बैकग्राउंड ऑफ चाइना. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर स्टडी ऑन यूरोपियन यूनियन. ना यूरोपियन यूनियन पढ़ने से पहले आपको यूरोप का थोड़ा बहुत हिस्ट्री मालूम होगा. सी अगर आप थोड़ा सा मिडीवल हिस्ट्री का भी देखोगे, यूरोप की एक अजीब सी दास्तान है, राइट. इट इज़ यूजुअली वेरी वेरी कॉमनली involved in intranational or intra conflict of intra-European conflicts, or so to say, okay.
तो ये कंट्रीज डेवलप करती है, फिर अचानक ये लोग एक दूसरे में वॉर में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम लास्ट 20th सेंचुरी की बात करेंगे, सो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये दोनों वर्ल्ड वॉर्स एक्चुअली यूरोप सेंट्रिक थे। ओके, सो दीज वर टू यूरोप सेंट्रिक, और वर्ल्ड वॉर फिर वर्ल्ड वॉर होता है, राइट। इन अदर वर्ड्स, ये यूरोपियन कंट्रीज को परमानेंट डैमेज दे गया था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इनकी इकोनॉमी कंप्लीटली डिवास्टेटेड, एंड माना कि बाकी सब कंट्रीज जहाँ पे भी हुआ था वहाँ पे भी उतना ही नुकसान हुआ होगा, बट यूरोप को हमेशा सोचा कि ना, लेट्स जस्ट सिट टुगेदर। ये चक्कर क्या है, व्हाई इज यूरोप ऑलवेज इन्वॉल्व इन सम और अदर थिंग्स। डेवलपमेंट होती है, फिर तुम वॉर करते हो, एंड ऑल्सो some very great diseases have started, plague, the European black plague and all these things. यूरोप की दास्तान अपने आप में एक ट्रेजेडी है, उसके ऊपर मूवी बनाई जानी चाहिए अलग से। सो व्हेन यूरोप वाज व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, सो यूरोपियन लीडर्स बोले यार फिर से होने वाला है क्या। ओके, एक बार वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, अभी अभी हम रिकवर किए, फिर 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, अब क्या नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, अब क्या होने वाला है। सो what is the situation of European question? What is going to happen in Europe? क्या होने वाला है विद रिगार्ड्स टू यूरोप, तो उसके बारे में अलग अलग विचार है। एक तो कहते हैं ना, जैसे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेकर आओ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये लेकर आओ कि यार फिर से वॉर होगा सर, फिर किसी ना किसी के बीच में प्रॉब्लम होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ होता रहेगा। अगर ऐसा नहीं भी हुआ, अगर ऐसा नहीं करना है, या एटलीस्ट इसको अवॉइड करना है, सो देर इज नो अदर चॉइस बट लेट अस सिट टुगेदर, लेट अस थिंक अबाउट इट। क्या हम कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, कुछ ऐसे यूनियंस बना सकते हैं, कोई ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है जिससे कि ये दोबारा ना हो जाए। सो कैन वी डू समथिंग जिससे हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाए। एंड इनमें बहुत सारे स्टेप्स थे, बट ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, और जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूँ तो फिर बहुत सारे बीच के भी स्टेप्स हम लोग कर लेते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इस बारे में सिचुएशन को देखते हैं एज गिवन इन एनसीईआरटी। सो आई स्टिक माई सेल्फ टू द थिंग्स दैट आर गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज बेटर बिकॉज मैंने पेज बाय पेज एनसीईआरटी करनी। नाउ 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, तो एज आई टोल्ड यू, यूरोप बहुत बुरे हाल में था। थैंकफुली अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ और हो रही थी, जो मोस्टली अभी ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बिकॉज ऑफ द बेसिक लेवल जो इस टाइम पढ़ाया जाए। यूरोप उस टाइम पर डिवाइड होने वाला था, और रादर डिवाइड हो चुका था इनटू 2 जोन्स, 2 इन्फ्लुएंसेस। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप था, दैट हैड कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, और यहाँ पर द सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ये सब इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा होने लग गए थे। दैट इंक्लूडेड द ईस्ट जर्मनी एरिया ऑल्सो, ऑब्वियसली रोमेनिया, बुल्गारिया, पोलैंड, ये सब कंट्रीज, हंगरी, ये सब यहाँ पर आ गए। जो वेस्टर्न यूरोप था, इट वॉज मोर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न फोर्सेस, जिसमें ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स वुड बी द पिक्चर। अब कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट काइंड ऑफ स्टफ था। अमेरिकन्स को लगता था कि ये जो सोवियत फोर्सेस, सोवियत यूनियन ने यहाँ पर अपनी आर्मी रखी हुई थी, फोर्सेस रखी हुई थी, ओके, ये सोवियत फोर्सेस एक दिन ईस्टर्न यूरोप से क्रॉस करके वेस्टर्न यूरोप में आ जाएगी। सो देयर वाज अ सस्पेशन, ये लोग डरे हुए थे कि भाई अभी गड़बड़ होने वाली है। नाउ अमेरिकन्स को एक आइडिया आया, ओके, और वो आइडिया जॉन मार्शल ने दिया। जॉन मार्शल ने बोला कि आप तो गलती कर ही रहे हो, ये तो होने वाला ही है। तो सब लोगों ने बोला क्यों भाई, इसमें क्या गलत है। बोले वेस्टर्न यूरोप हैज़ बीन डिवास्टेटेड, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। अगर सोवियत यूनियन ने अटैक कर दिया या फिर अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाया, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं बचाने वाला तुमको। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ह्यूज इकोनॉमिक रिपैट्रिएशन प्लान बनाया। सो इट वॉज एन इकोनॉमिक रिकवरी प्लान, जिससे कि जिसे बोला गया मार्शल प्लान, इसे बोला गया मार्शल प्लान। मार्शल प्लान वो प्लान था जिसके तहत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फीड कर दिए गए फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू यूरोप। नाम ये था कि ये यूरोपियन इकोनॉमिक रिकवरी प्लान होगा,
और इससे अमेरिका का इन्फ्लुएंस आ जाएगा वेस्टर्न यूरोप में, नंबर वन। और नंबर टू, ये काउंटर करेगा सोवियत फोर्सेस को या सोवियत इन्फ्लुएंस को वेस्टर्न यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप में आने को। तो ऐसे भी इसमें इसमें ज़रूरी भी था कि अमेरिका अपना वो साथ दे, बिकॉज अदरवाइज ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर वेस्टर्न यूरोप का था अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने भी करोड़, लैक्स एंड लैक्स ऑफ नो डॉलर्स एंड मैन एंड मशीन, ये सब लूज किया था वर्ल्ड वॉर टू में। तो उसका इन्फ्लुएंस तो खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज वो तो अक्रॉस द अटलांटिक आराम से बैठा हुआ है। इंग्लैंड इनका परमानेंट एलाई था। ओके, आई होप यू नो विंस्टन चर्चिल, यू नो सोवियत यूनियन की इस लाइन के लिए बोलते थे, एन आयरन कर्टन हैज फॉलन ओवर यूरोप। आयरन कर्टन मतलब यू नो द रेटोरिक वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द सोवियट्स। तो भाई सिर्फ रेटोरिक से तो होगा नहीं कुछ काम, बिल्कुल। तो आपको कुछ ना कुछ तो इस विषय में करना ही पड़ेगा, तो करो जी करो। तो उसको प्लान किया गया, व्हाट इज कॉल्ड एज द मार्शल प्लान। एंड शायद इकोनॉमिक रिपैट्रिएशन या इकोनॉमिक रिकवरी या फॉर दैट मैटर डॉलर डिप्लोमेसी का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सो ये ह्यूज जो अमाउंट ऑफ मनी दिया गया, ये एज अ होल यूरोप को दिया गया। ओके, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को नहीं दिया गया। सो ये पैसा सर कैसे किस कंट्री को मिलेगा, कैसा किस कंट्री को मिलेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको बोला गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि इस फंड्स को जो कि मार्शल प्लान के अंडर यूरोप को मिल रहे थे, उनको बोला भैया तुम चिंता मत करो, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इसको चैनलाइज करेंगे टू द वेरियस कंट्रीज। सो यहाँ पर ये OEEC आया, तो यूरोपियन कंट्रीज को भी बैठने का और एक दूसरे के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। सो उनको पता चला कि यार ये भी हेल्प कर देते हैं, कि सिर्फ ऐसे थोड़ा ना कि बाहर से जो अमेरिका से डॉलर्स आ रहे हैं उसी में मदद चाहिए, हम लोग ये भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि ट्रेड बैरियर्स कैसे कम कर किए जा सकते हैं, कैसे इजी बिजनेस हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो OEC became, at least probably after post World War, the first such forum where Europeans could sit together. अब दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ इट, दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग। उसके बाद एक काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया इन 1949। ओके, और काउंसिल ऑफ यूरोप में पहली बार ओके ये बातें स्टार्ट होने लगी कि सिर्फ इतने से बात नहीं चलेगी, लेट अस ऑल्सो हैव पॉलिटिकल इंटीग्रेशन विद वन अनदर। यहाँ पे बातें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, प्लीज लेट्स नॉट नो रश टू द थिंग्स हैपनिंग, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी बात है, द एंटायर वर्ल्ड वॉज स्टिल वेरी वेरी स्केयर्ड, एटलीस्ट द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड कि कहीं सोवियत यूनियन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा, देयर विल बी सम काइंड ऑफ यू नो मिलिट्री इन्वेंशन और नॉट और समथिंग। इसमें भी यूएस ने हाथ बढ़ाया। यूएस ने नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो बनाया, और उसमें प्राइमरली अमेरिका ऑब्वियसली लीड कर रहा था, बट प्राइमरली द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा तवज्जो दी गई, बिकॉज ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड वेरी वेरी क्लोज टू इट वॉज द ईस्टर्न यूरोप कंट्री। अब इसी नेटो के खिलाफ यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया। तो आई होप यू रियलाइज दैट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, एक्चुअली स्पीकिंग, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक्चुअली स्पीकिंग यूरोप वॉज अगेन बिकमिंग सेंटर स्टेज। I hope this part is absolutely understood and explained. So there was Americans in this, Europeans in this, okay, but Europe wanted to do something on their own self. तो बहुत सारी चीज़ें बनी। सो 1951 में, नाउ मे बी तुम्हें ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट जस्ट गेट एन आइडिया। तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कमेटी बनी। फिर यूरोपियन कोल एंड स्टील कमेटी वॉज प्रॉबेबली द फर्स्ट टाइम यूरोपियंस ने बोला चलो यार लेट्स अस टुगेदर स्टार्ट वर्किंग। एंड उसी यूरोपियन कोल एंड स्टील कमेटी की एक कॉमन असेंबली होती थी जिसको बाद में 1952 में यूरोपियन पार्लियामेंट नाम दिया गया। ओके, विच वॉज नॉट वेरी इफेक्टिव इनिशियली। ओके, इनफैक्ट उसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया, बट आई एम जस्ट इंडिकेटिंग दैट these were certain steps which were happening. So 1949 का Council of Europe, then ECSC, then European Parliament, फिर 1957 आते आते you had the European Economic Community,
okay, and so on and so forth. Things were starting to go on, and thus ये दिन ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था कि एटलीस्ट जो पुराने दिन थे ऑफ द राइवलरीज एंड द वॉर्स वो तो बाय बाय हो रहे थे, लग तो रही थे ऐसे. सो नाउ द ग्रेजुअल टोन, और एक्चुअली एनसीईआरटी ने इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया भी हुआ है. सो आई जस्ट शो इट टू यू. सो यू कैन सी ओवर हियर. सो गुड पॉइंट्स है, शॉर्ट में दिया हुआ है लेकिन अच्छे से दिया है. 1951 में 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने ईसीएससी बनाया था. दैट इज़ फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग. तो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, इस्टेब्लिशिंग द ईसीएससी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी. फिर ये 1957 तक आते आते यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हो गया था. इसके बीच में एक पॉइंट तुम ऐसे याद रख सकते हो कि ईसीएससी का ही स्ट्रक्चर which was the General Assembly, जो उनका General Assembly था वही 1952 onwards. Okay, they started working as the European Parliament also, जो legislative procedure करता है of European Union. So that was also part. फिर 1973 आते आते डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूके ऑल्सो ज्वाइन द यूरोपियन कम्युनिटी. 1979 आते ही यूरोपियन पार्लियामेंट के फर्स्ट डायरेक्शन इलेक्शंस होने लग गए, तो ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसी तरह से जून ऑफ 1985, 14 जून 1985, नॉट रॉन्ग, 14 जून 1985 को एक शेनेगन एग्रीमेंट साइन किया गया. एक्चुअली शेनेगन एग्रीमेंट अपने आप में एक बहुत क्लासिकल एग्रीमेंट है. शेनेगन एग्रीमेंट वॉज, ओके, दिस एग्रीमेंट सेज कि यार बहुत हो गया, ओके, हमारे यहाँ पर इंटरनल बॉर्डर्स की ज़रूरत ही नहीं है. सो लेट अस हैव वन वीज़ा फॉर एवरीवन, ओके, नो इंटरनल बाउंड्रीज. तो जो कंट्रीज ज्वाइन करती रहेगी वो शेनेगन कंट्रीज होगी. तो अगर आपको जाना होगा तो यू कैन ऑलवेज गो टू एनी ऑफ द शेनेगन कंट्रीज टुगेदर. ये एक्चुअली इनिशिएशन, देखो ये भी कितना अच्छा होता है that you cannot live in the shadow of past. So France and Germany ने इतना बड़ा वॉर लड़ा था, ओके, वर्ल्ड वॉर टू. आई होप यू अंडरस्टैंड कि फ्रांस वॉज ऑक्यूपाइड. लेकिन फ्रांस एंड जर्मनी वर द फर्स्ट टू कंट्रीज जिन्होंने बोला यार इंटरनल बॉर्डर्स हटा दो. तो ये शेनेगन कंट्रीज की तरफ जो डायरेक्शन था ये इन दोनों कंट्रीज ने इनिशिएट किया. फिर अ कपल ऑफ कंट्रीज मोर ज्वाइन, और फिर शेनेगन विच इज़ अ विलेज which is which is in the south of Luxembourg. ओके, वहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन किया गया और इसलिए इस अग्रीमेंट का नाम शेनेगन एग्रीमेंट बोला गया था. सो एनीवन, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स. छोटे छोटे बिट्स एंड स्टेप्स में यूरोप स्टार्टेड कमिंग टुगेदर, और दिस लेड टू द बिग थिंग. The big thing was the Treaty of Maastricht, which was signed on February 7th of 1992, which established a union which was called as the European Union. अब किसी और क्लास में किसी और दिन probably under the heading of polity, या फिर जब हम कुछ और समझेंगे तो इस पे भी एक बड़ी मेजर डिस्कशन है कि EU है क्या. ओके, इज इट अ कॉन्फेडरेशन, इज इट अ यूनियन, इज इट अ फेडरेशन, वो क्या है. तो वील डिस्कस ऑन दैट पार्ट एट अ वेरी डिफरेंट स्टेज, बट इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट. और ये ख़त्म ही नहीं हुआ, ये इनफैक्ट इतना ज़बरदस्त हुआ बिकॉज 1992 का ये स्टेप 1993 में एक सिंगल ह्यूज यूरोपियन यूनियन मार्केट बनाया, एंड 2002 में इन्होंने अपना करेंसी लॉन्च कर दिया विच वॉज कॉल्ड एज द यूरो. जब यूरो लॉन्च हुआ, सो आई थिंक इस टाइम पर द बिगेस्ट challenge to the dominance of dollar became the euro. So this is how the story went gradually, right? So time to time, धीरे धीरे धीरे, पहले इकोनॉमिक यूनियन, फिर उसके बाद पॉलिटिकल यूनियन हुआ. तो एक ना बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, इट सेज, आई डोंट नो तुमने सुनी है कि नहीं, ई एंड पी आर वेरी एसोसिएटेड विद वन अनदर. अब ये बोल रहे हैं क्या ई एंड पी. Polity is very commonly associated with economy. Economy is very associated with polity. Economics के basis पर empires बनता है, empires के basis पे economy चलती है. So economy and polity इसलिए वैसे पढ़ना भी साथ में ही चाहिए. So economics and polity are intricately related to one another. उसी के साथ साथ EU जब बना तो EU ने अपना एक फ्लैग बनाया. अब ये फ्लैग अपने आप में बड़ा खूबसूरत फ्लैग है. ये 12 जो स्टार्स है, ओके, गोल्डन स्टार्स, ये किसी कंट्री को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, सो टू से. ओके, दीज वर रिप्रेजेंटिंग कंप्लीशन, यूर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस वाज कंप्लीशन. ये 12 हो गए जी, पूरा हो गया. तो ऐसा माना जाता है
कि 12 completes something, so you know the entire AM PM stuff and so on, so उन्होंने अपना फ्लैग बनाया। यस, एक एक छोटी सी इशू रह गया, तो इन्होंने अपना एंथम बनाया, इन्होंने अपना फ्लैग बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। ओके, करेंसी बन गई फॉर दैट मैटर, ओके, शेनेगन एग्रीमेंट्स हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। एंड उसका ही इशू ये था कि विल लुक एट दिस पार्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाने का इनको भारी पड़ा। जो अभी तुम्हें थोड़ा बहुत इंग्लैंड का अगर सिचुएशन मालूम है, द ब्रेक्सिट, द ब्रिटिश एग्जिट, वो वहाँ पर एक प्रॉब्लम अटक गई। बट एज आई सेड, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप of NCERT for you to understand this. Let's understand this part. So as I told you, बहुत सारे फैक्टर्स हेल्प कर रहे थे, बहुत सारे फैक्टर्स अगेंस्ट थे। जो एक्चुअली इनको अचानक हेल्प कर गया या फिर 90s में हेल्प कर गया, वॉज द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। जैसे सोवियत यूनियन गया, तो ये जितने अर्सवाइल ईस्टर्न रिपब्लिक्स थे, द ईस्टर्न यूरोपियन रिपब्लिक्स, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, चेक, पोलैंड, हंगरी, इनको भी तो साथ में रखना था। सो द पॉइंट वॉज दैट इनको भी साथ में लेकर आए, दैट चलो पूरे ईयू का पार्ट बन जाओ, लेकिन इट्स नॉट ईजी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बीच में एक, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, 40-50 साल, ओके, देयर वॉज अ मेजर आयरन कर्टन। और इस आयरन कर्टन के उस तरफ वर द सो कॉल्ड नॉट अस एंड दिस वर द अस। तो इनको जब साथ में लाना है, तो क्या वो पॉलिटिकली हमसे अलाइंड हो पाएंगे, क्या वो इकोनॉमिकली हम पर लोड बन जाएंगे, या समथिंग लाइक दैट वर वेरियस ऑफ द कंसर्न्स दैट यूरोपियन यूनियन को कंसिडर करना पड़ा। सो देखो ये कितना ये, देखो NCERT is also talking about these very important things like the Schengen Agreement. Under the Schengen Agreement, you have to get a visa from just one of the EU countries, and EU entry of other countries is allowed. तो ये बहुत अच्छा होता है, बट यही वाली बात है कि आप ना इसको कोई पढ़ाता नहीं। तो NCERT में अब जैसे शेनिगन लिखा हुआ है, कोई इसको पढ़ता नहीं है, ओके, एंड इट इज़ सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट्स of understanding international relations. So, as I was saying, EU has economic, political, and diplomatic and military influence. EU is the world's biggest economy with a GDP of more than $12 trillion. Now, when I say all this, please don't consider facts and figures here, and take these facts and figures with a pinch of salt, because ये facts and figures vary करेंगे with the changing years and the changing times, NCERT का old edition, new edition, so on so on. What we are here, we are not into the business of facts. यही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ज़्यादातर लोग नुकसान कर बैठते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नॉट बेस्ड अपॉन कोड हार्ड कोल्ड फैक्ट्स, नो, इट इज़ ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स दैट मैटर्स है। सो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप $12 ट्रिलियन लिख कर या $10 ट्रिलियन लिख कर आ जाओ तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, नॉट एट ऑल। इसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं, यू नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दैट। सिर्फ ये बात बोल दो, येस इट हैज़ अ ह्यूज इकोनॉमी, some a kind of economy that rivals United States. Okay, so enough. Similarly, the currency of euro is very very strong currency. It is again rivaling that of the dollar of USA. So similarly on these parts you will see कि यूरोपियन यूनियन एक बहुत ज़बरदस्त, अब जिस चैप्टर का नाम क्या है, हाँ, सो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो ये सेंटर ऑफ पावर तो सर पक्का हो गया, ओके, 100%, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है विच इज़ राइवलिंग और विच इज़ समथिंग दैट यू कैन रेकन विद इन कंपैरिजन टू यूएसए। सो यहाँ पर आपको देखेगा कि EU इज़ अ ह्यूज ट्रेड पार्टनर विद चाइना, it is a huge trade partner with India, and of course with USA. So a trade partner with so many huge zones, I hope you understand, it is a great reckoning power. तो यूरोपियन यूनियन अगर छोटी छोटी कंट्रीज का बात करते हैं, तो या फिर पोर्तुगल की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, प्रॉब्ली वुड नेवर हैव सच काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस the way it has now converted itself into a European Union. So whether in dealing with Africa, whether in dealing with Southeast Asia, whether in dealing with Australia or the United States and the other countries, Asia, India,
European Union does have a very important role in the international organization, especially in terms of trade. So WTO, World Trade Organization, okay, इसमें major influences आएंगे from EU. अब कभी कभी एज अ होल हमको बड़ा देखना पड़ता है यार, हाँ यार, एज अ होल ईयू इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, माना बाबा माना, हमने माना, ओके, एज अ होल ईयू इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कैन वी ऑल्सो नॉट और शुड वी इग्नोर द फैक्ट दैट ईयू also has very strong member countries, although यहाँ पर एज अ सेड एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी तो कुछ इवेंट्स तो निकल ही गए, जैसे इसमें इंग्लैंड और फ्रांस दोनों दिया हुआ है, बट ये इंग्लैंड तो अब चला गया, बाय बाय इंग्लैंड, तो ब्रेक्सिट हो गया। तो अगर नहीं भी हुआ होता, ओके, देन ऑल्सो यू नोटिस फ्रांस इज देयर, ओके, सो एंड फ्रांस इज अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, ओके, विच इज अ P5 member में से एक। EU has very good influence with United States of America, so I hope you are understanding that it will also have the protection of NATO, because there are many member countries with USA and Western European countries in this part. Also, you will see कि EU में इतना trading powers है with India and China and the other Asian countries and African countries, it becomes a very good buffer between USA and the rest of them, just in case something goes wrong. Also ऐसा भी नहीं है कि EU is completely dependent upon the Americans for the military aid. They have their own armed forces, which is considered that they are very large and formidable. They are also spending tons and tons of money. So Eurofighters, Typhoon जैसे बोला जाता है. Okay, so these fighters were even considered for some time that we will be buying them, but chalo, we finally decided that we'll buy Rafales. But I hope you understand that there are multiple things that we are seeing, चाहे वो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल की हो, चाहे वो मिलिट्री वेपन्स की हो, एंड सो ऑन सो। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज दे बिकेम अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड क्या है? इट इज़ कॉल्ड एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने तुम्हें पहले बोला, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे या पॉलिटी से एसोसिएटेड पढ़ेंगे तो हमको ये दिखाई देगा दैट देयर इज़ कॉन्फेडरेशन है कि फेडरेशन है कि यूनियन है, लेकिन जो भी है ये एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दिस इज रियली 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 गिवन ह्यूज पावर्स ऑफ दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पार्ट। लेकिन एक दो प्रॉब्लम्स और भी है। प्रॉब्लम्स ये है कि पुराने दिन भुलाए नहीं भूलते। अब क्या हो गया? पुराने दिन को क्यों याद करो? नहीं नहीं, पुराने दिन बेटा बहुत मैसिव मैसिव वॉर्स है। तुम देखो इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक एक इमोशनल बैगेज होता है ऑफ द पास्ट। वैसे ही वैसे ही यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो कैरिंग द बैगेज ऑफ द पास्ट। सो इसको एक नाम दिया गया विच इज कॉल्ड एज यूरोपियन स्केप्टिसिज्म। ओके, सो दिस इज द यूरोपियन स्केप्टिसिज्म, कि अभी भी थोड़ा सा शक ही रहता है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज एज आई सेड प्रीवियसली इतने वॉर्स फाइट हुए। Plus, let's understand Europe as it's a continent. Yes, it is a supranational organization, but there are cultural differences like anything. Language, okay, culture, tradition. Or not only traditions as in ancient times, but even in modern times, completely different. Okay, the work culture अलग, living life culture अलग. Okay, and so on. So अब तुम जब इतने वेरिएबल कंट्रीज को कॉमनैलिटी में लाने की कोशिश करते हो तो आप उनको एडवांटेज ज़रूर दिखाते हो, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि देर आर नो डिसएडवांटेजेस या देर आर नो बोन्स ऑफ कंटेंशन या फिर देर आर नो थॉर्न्स इन दिस स्टोरी। येस देर आर थॉर्न्स, और ये हमने कई बार देखा है। तो ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ये कंट्री सी है, डी है, ई है, एफ है, एंड सो ऑन सो। अब कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरनली ईयू डिसाइड करता है, कोइंसिडेंटली ए बी सी डी ई एफ जी, ओके, ये जितनी कंट्रीज हैं इनकी एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी भी वही होती है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन क्या हो, क्या हो अगर फॉर दैट मैटर, ओके, दैट ए और बी की एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी कुछ और हो, लेकिन जब वो ईयू के टेबल पे बैठे तो उनको इस बात का बोला जाए कि तुम ईयू की बात मानो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड देयर इज ऑलवेज बाउंड टू बी सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो वो भी इतनी सारी कंट्रीज
प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड। और ऐसा सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी में नहीं होता। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इंग्लैंड वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। ओके, इंग्लैंड बोला हम नहीं ज्वाइन करते, पता हो गया। ओके, तो यूरोपियन कॉमन मार्केट ज्वाइन ही नहीं किया। फिर अभी उन्होंने ब्रेक्सिट कर दिया। ओके, बिकॉज उनकी पॉलिसी ये बात बोल रही। ऑल्सो जब इराक इन्वेजन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, तो फ्रांस एंड जर्मनी ने अपोज किया, बट इंग्लैंड जो कि तब वो यूरोपियन पावर था और ईयू का पावर था, दे ज्वाइन। सो इसको वर्ड यूज़ किया गया था जब इराक का इन्वेजन हुआ था, तो उसको बोला गया था कोएलिशन ऑफ द विलिंग। वर्ड यहाँ पे क्या यूज़ किया था? कोएलिशन ऑफ द विलिंग, मतलब जो जो वॉर करना चाहता है उसका कोएलिशन होना चाहिए। वो तो बहुत सारी कंट्रीज को कोएलिशन करने ही इच्छा थी। सो डेनमार्क और स्वीडन ने मैस्ट्रिच ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ओके, सो द पॉइंट है इज नॉट ईजी। इस तरह का कोई भी कॉन्फेडरेशन, पता मेरे मुंह से निकल गया, अब तो तुम्हें आंसर पता चल गया, इट्स अ कॉन्फेडरेशन। ऐसा उस पर अभी भी ऑपोजिशन है, बट मैं फिर भी तुम्हें बता सकता हूँ, दैट्स अ कॉन्फेडरेशन। तो ये देखो कितना अच्छा कार्टून है। कार्टून अपीयर्ड इन 2003 when the European Union's initiative to draft a common constitution failed। तो ये टाइटैनिक का शिप दिखाने की कोशिश की गई कि टाइटैनिक क्या हो गया कि सब कुछ तो निकल गया, हाँ, करेंसी हो गई, आर्म्ड फोर्सेस हो गए, यूरो बन गया, यूरोपियन पॉलिसीज हो गई, ओके, हम ट्रेड का काम कर गए, ओके, कोएलिशन हो गया, सब कुछ हो गया। और कहाँ जाके अटकी गाड़ी? अटकी कि भैया तुम एक कॉमन कोएलिशन नहीं बना सकते। अरे फ्लैग बना दिया तुमने, एंथम बना दिया। तो जैसे टाइटैनिक शिप ना, वैसे बोलते थे इनविंसिबल है, ये कभी डूबेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, वो जाके एक आइसबर्ग से टकराया और डूब के ख़त्म हो गई। वैसे ही बोला जाता है ना कि यार एक आइसबर्ग नहीं सह पाए तुम, राइट? बिकॉज इस आइसबर्ग को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉमन बन गया, देन यूरोपियन यूनियन विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फुटिंग ऑल टुगेदर। लेकिन ये आइसबर्ग का तुम्हें स्ट्रक्चर मालूम है? तुम्हें इसका सिम्बोलिज्म समझने की कोशिश करो। जो आइसबर्ग होता है ना, वो बहुत कम पार्ट में ऊपर दिखाई देता है, बट उसका रियल मेन पार्ट पानी के नीचे होता है। तो बात यहाँ पे है कि जिसको तुम बोल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए, तो बोलते हैं ना, ओह बड़ी हल्की सी बात है यार, इतनी सी गल, ओके, इतनी सी बात से तुम डर गए, कोई बात नहीं बेटा, ये आइसबर्ग है। आइसबर्ग मतलब कि ये जो ऊपर का पार्ट जिस पर तुम टकरा गए और तुम बर्बाद हो रहे हो, वो सिर्फ ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ शोज क्वाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन तब कॉमन हो सकता है जब तुम सही मायनों में यू आर अग्रीइंग, सही मायनों में यू वांट टू कम टुगेदर, सही मायनों में यू रियली वांट टू फॉर्म अ यूनियन विच हैज सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने के नाते अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हो गया यूरोपियन यूनियन का, it will become a formidable thing, and then it means that we all agree together to form what is underlying fundamental principles of this union। तो ये बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इसे इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दे हैव अ यूरोपियन यूनियन फुटबॉल टीम। बताओ यार, हर एक की अपनी अपनी इमेजिनेशन है, देखा जाए तो यही बात है, एंड इट्स अ वेरी गुड थॉट है ना, यह यूरोपियन यूनियन, वाओ यार, मतलब हमारे पास जर्मनी के भी बेस्ट प्लेयर्स होंगे, इंग्लैंड के भी बेस्ट प्लेयर्स होंगे, फ्रांस के भी बेस्ट प्लेयर्स होंगे, स्पेन के भी बेस्ट प्लेयर्स होंगे, पोर्तुगल के भी होंगे। क्या बात कर रहे हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑल्सो। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो द पॉइंट हियर इज दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग ये सब imaginations of unions coming together is a very very beautiful thought, and it can be very very beneficial also, but ये बड़ा मुश्किल होता है, इसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। But as of today, a very important part has been played by the formation of EU। Now my friends, on the same lines as European Union, okay, now देखो हर एक का रीज़न अलग अलग था। ओके, सो यूरोपियन यूनियन केम टुगेदर विद सम अदर एस्पेक्ट, हमने उनकी पूरी हिस्ट्री समझ ली, बट ऐसा नहीं था कि सच ग्रुपिज्म्स और सच एसोसिएशंस, such organizations were not being formed in other parts of the world, and for some of them for almost the same reasons, right? So we'll take an example of the Southeast Asian nations. Okay, the Southeast Asia,
Now, for the longest time, Southeast Asia was an ignored topic for all practical purposes in terms of international diplomacy, because Southeast Asia को सुन में यार, because they were plagued, okay, कुछ नहीं होता था वहाँ पे, कॉलोनाइजेशन ने उनको बर्बाद कर दिया था, ओके, डिजीजेस स्प्रेड हो रहे थे, दे वर स्मॉल कंट्रीज, ओके, किसी ने उनको सो कॉल्ड वो तवज्जो ही नहीं दी जो कि एक्चुअली दे डिजर्व, एंड देन दे स्टार्टेड राइजिंग. सो अगर अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हुए थे तो हम लोग साउथ ईस्ट एशिया देखते नहीं थे, हम एशिया का ईस्टर्न पार्ट देखते थे, हम जापान देखते थे. अब लेटर ऑन हमने चाइना देखना स्टार्ट कर दिया. ये वो जोन था जिसको किसी ने देखा ही नहीं था. सो और ये कंट्रीज में सिचुएशन ऐसी हो गई कि यार तुम यूएस का ब्लॉक ज्वाइन करोगे कि यूएसएसआर का ब्लॉक ज्वाइन करोगे, बस यही सब हेडेक्स, ओके. फिर बीच में फिर चाइना आ गया, तो ये बेचारे पिसते गए, ओके, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइजेस. सो यहाँ पे डिजीजेस थी, यहाँ पे प्रॉब्लम थी, यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी. बट आई थिंक द मोस्ट बेस्ट वे जिसको कभी किसी ने बोला होगा, ओके, और ये किसी को समझ में नहीं आता, बहुत कम लोगों को बात मालूम है कि इन कंट्रीज को नाम दे दिया गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. उसमें ऑब्वियसली हमारा देश भी इन्वॉल्व था. द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वर्ड मोस्टली लोगों को मालूम ही नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आया कहाँ से. जब बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ, ओके, 1950s में, तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस में अचानक जब इसको रिपोर्ट किया गया कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस, which I hope you're understanding, Pandit Jawaharlal Nehru was a huge role to play, Sukarno was a very huge role to play in that, okay. So जब बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ 1955 में, तो अचानक ये लोगों ने बात करनी स्टार्ट कर दी. जो मीडिया ने बोला, ओहो तुम्हें मालूम है क्या हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर, आर यू अंडरस्टैंडिंग. सो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वहाँ पर ये वर्ड स्टार्ट हो गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. अब कुछ नाम ही अपने आप में सोचे, जैसे मैंने कल जो तुम्हें पढ़ाया था कि यूनाइटेड स्टेट, जब जब आप अमेरिका बोलते हो, सो सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. मैं तुम्हें इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड दिस. जब हम अमेरिका वर्ड यूज़ करते हैं तो हम लोग अमेरिका का मतलब यूएस ए मानते, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक्चुअली नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नाम के दो कॉन्टिनेंट्स का नाम है, ओके. तो ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन आप अमेरिका बोलते हो तो आप भूल ही जाते हो कि आप किसी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो. आपको लग रहा है ओहो कॉन्टिनेंट, चलो कोई बात नहीं जी, ये तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. तो कुछ नामों में, कुछ कुछ एक्सप्रेशंस में ही ये हमको झलकने लगता है कि यार अच्छा, नाम ही इतना कुछ पावरफुल हो गया कि ये हेजेमनी ऑफ यूएसए को प्रूव करता है. वैसे ही अगर तुम सोचो किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज को फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड के बाद थर्ड वर्ल्ड बोल देना, यू नो, ये थर्ड वर्ल्ड ऐसे भी ऐसे बोला जाता है, थर्ड पार्टी, थर्ड क्लास, यू नो, इट एक्चुअली सेज कि अभी तक ये डेवलप हुए नहीं. सो बहुत सारे सिचुएशंस यहाँ पर हुए, और इन लोग को देखा जाए तो मतलब फ्रैंकली दरवाजे खुले होते हुए भी बहुत वेलकम सिचुएशन नहीं थी, ओके, बिकॉज ये लोग हमेशा विक्टिम थे. सो दे वर ऑलवेज विक्टिम ऑफ colonization. And when I say colonization, please don't only consider Britishers as colonization या फिर colonizers, okay, you know, the Europeans, even Japan was a colonizer. तो तुम्हें मालूम है ये जो जितनी भी imperial powers होती हैं, इनकी एक high handedness हो जाती है, because हम तो colonial power थे, which of course they had done wrong, but instead of repenting they start actually relishing in the power of it. हाँ यार हमने तो कॉलोनी बनाया था. सो इनको कोई भी जगह नहीं है. तो इसमें एक्चुअली नेहरू जी ने, सुकार्नो ने, बाद में टीटो, जोसेफ टीटो, ओके, नकामो में, इन सब लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया बाय द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसमें हमने एक सो कॉल्ड थर्ड ग्रुप बनाने की कोशिश किया कि यार अगर तुम इसी चीज़ में लगे रहोगे कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में से किसको डिसाइड करना है, तो ये तो गड़बड़ी हो जाएगा. तो इससे अच्छा ठीक है तुमने हमको थर्ड वर्ल्ड बोल दिया, बट हम एक यूनाइटेड फ्रंट होंगे और हम बनाएंगे द थर्ड वर्ल्ड यूनिटी. और ये जब थर्ड वर्ल्ड यूनिटी हो गई, सो एक नया फोर्स के फॉर्म में इट कम्स टुगेदर. सो अगर आप साउथ ईस्ट मैप ऑफ ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया देखोगे, सो दिस इज प्राइमरली दैट एरिया जिसको हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करना स्टार्ट करेंगे. सो वी आर टॉकिंग ऑफ इंडोनेशिया से लेकर
ये पूरा जोन। ओके, दिस इज़ वेयर वी लुक एट द साउथ ईस्ट एशिया, इनफैक्ट बर्मा को इंक्लूड करके अगर हम कर लिया तो ऑफकोर्स इट्स म्यांमार नाउ, बट प्राइमरली हम लोग, अब तुम इस एरिया को भी देखोगे, सो इस साइड पे साउथ एशिया विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट जोन। ओके, this is China which is a mighty massive country, this is Japan which is, जिसको हम लास्ट में करेंगे, as a huge economic power. Okay, and this entire area which falls under the Southeast Asian zone, okay, which will include Philippines and Indonesia and Malaysia and Singapore and Thailand and all these one. सो ये जितने भी कंट्रीज थी इनको फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इग्नोर किया गया, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। 1967 में ओके, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ओके, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, 5 ही कंट्रीज आए और इन्होंने एक बैंकॉक डिक्लेरेशन नाम का अग्रीमेंट साइन किया। और बैंकॉक डिक्लेरेशन से इन्होंने बोला कि लेट अस कम टुगेदर। देखो ये फिर से वैसे ही चल रहा है जैसे कि यूरोप का कॉन्सेप्ट था कि हमारी सफरिंग का अंत अंत इलाज में ये होगा दैट हम लोग लेट्स कम टुगेदर। सो ये बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ और बोला कि यार एक ही तरीका है, दैट इज़ कि हमारे बीच में कुछ कल्चरल सिमिलैरिटीज़ है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जोग्राफिकल contiguity है, the word was geographical contiguity, and there are social and cultural commonalities to a certain extent. तो क्यों ना हम सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट करें और उसकी वजह से हमारे पास इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा ना। यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि दिस वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल एज और इट वॉज नॉट एम्ड for a military or any kind of strategic partnership, it was primarily economic। और इकोनॉमिक होने के साथ साथ दूसरा जो इसका सेकेंडरी काम हो जाएगा कि जब इकोनॉमिक आएगा, जब पैसा आएगा इधर, तो इधर रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी हो जाएगी। सो ये अगर तुम नोटिस करो तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू यूनाइटेड नेशंस का एम, जिसमें बोला गया था यार इकोनॉमिक ग्रोथ करो, सोशल कल्चरल ग्रोथ करो, अपने आप सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। धीरे 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 ओके, अदर कंट्रीज ऑल्सो ज्वाइन, ब्रुनई आए, वियतनाम आया, लाओस आया, म्यांमार आया, कंबोडिया आया एंड सो ऑन सो फोर्थ, और ये 10 बन गए। सो ये जो 10 है, ये तुमको जो दिख रहा है ये राइस पैडी के बुशेस का ग्रुप है, और इस 10 को कॉम्बिनेशन को आसियान फ्लैग में जगह मिल गई। सो आसियान को बोला गया कि आसियान तुम में क्या ऐसी खास बात होगी, कुछ और कर सकते हो तो तुम साथ में आओगे, तो बोले नो, हम लड़ाई नहीं करेंगे। हो सकता है, देखो यूरोप में भी यही सिचुएशन है। ओके, सो देर इज़, यूरोप में भी यही सिचुएशन है, और फॉर दैट मैटर द सिचुएशन कहीं पे भी ये खराब हो सकती है कि देयर कुड बी अ हेडेक विद रिगार्ड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ऑफ अस। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास एक तरीका होगा जिसको बोला जाएगा आसियान वे। सो हम लोग लड़ेंगे नहीं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग विच इज़ इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनल एंड कोऑपरेटिव। सो एक दूसरे लड़ेंगे नहीं, ओके, हम लोग कॉमन ग्राउंड पे बैठेंगे एंड कोऑपरेटिव होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है तुम आसियान को रिस्पेक्ट करो, लेकिन आसियान भी तुम्हारी नेशनैलिटी को और नेशनल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। सो इस आसियान वे को एक कॉमन ग्रुप माना गया और इसको बोला गया मसवरा, मसवरा एंड मुफाकत, एंड मुफाकत। Are you understanding? मसवरा एंड मुफाकत ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, ओके, वॉज के हम बैठेंगे, इनफॉर्मली डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एक पीसफुल सोल्यूशन निकालेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो। तो जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होगी, अगर तुम, जैसे हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन की बात किया था कि बहुत सारी कंट्रीज़ को ये सब प्रॉब्लम आने लग गई कि यार ये तो ठीक नहीं है, हमारे अपने भी तो इंटरेस्ट है, हमारे अपनी भी तो पॉलिसीज़ है, हमारे अपने भी तो लॉज है, तो ये तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट देयर इज कि अब आसियान व्हेन इट स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर, तो एक सोशोलॉजिकल एंड कल्चरल ग्रोथ हो जाएगी। अब ये लोग साथ में आ गए।
सो इट केम टुगेदर, आसियान फ्लैग आ गया, लेकिन फिर एक अजीब चेंज आया विच वॉज सो 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 इनकरेजिंग फॉर देम। आसियान नाउ कंप्राइजेस ऑफ दोज कंट्रीज, जो मैं नहीं बोलता, आई एम नॉट सेइंग कि एक इंडिविजुअली इनकी इकोनॉमी किसी भी वर्ल्ड पावर को, यूएस को चैलेंज करती हो, समथिंग लाइक दैट, बट एज अ होल आसियान इज नाउ अ ह्यूज इकोनॉमिक फोर्स, एंड नॉट ओनली अ ह्यूज इकोनॉमिक फोर्स, it is also the fastest expanding or fastest rate of growth with regards to economic growth. अब यहाँ पे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान कम्युनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशो कल्चरल इकोनॉमिक कम्युनिटी राइज हो गया। आसियान हैज ऑल्सो इन्वॉल्व itself in maritime peace and also cooperation in the prevention of terrorism from spreading to these parts. In other words, पहले सोशल अटैचमेंट्स हो गया, सोशल कॉन्फर्मेशन हो गया, नाउ आसियान इज एक्सपैंडिंग। तो अगर तुम इसको थोड़ा बहुत ध्यान से देखोगे तो ये इट इज गोइंग द वे ऑफ यूरोपियन यूनियन with regards to increasing its scope and increasing its span of working. So ASEAN security community has increased. तो इसमें सिंपल सी बात है, देखो इस सिक्योरिटी कम्युनिटी का मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको आसियान वे के बैकग्राउंड में याद रखना। इट इज़ मशवरा एंड मुफाकत। मशवरा एंड मुफाकत में इन्होंने बोला कि हो सकता है देर कुड बी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तुम्हें मालूम है जैसे सिंगापुर एंड मलेशिया, सिंगापुर एंड मलेशिया, व्हेन सिंगापुर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मलेशिया, तो वहाँ पर बहुत सारे सिचुएशंस इन द 60s थे जहाँ पे वाटर, बिकॉज सिंगापुर इटसेल्फ डज नॉट हैव इट्स ओन सोर्स ऑफ वाटर, तो मलेशिया पे डिपेंडेंट था, तो देयर वाज ऑलवेज चांसेस ऑफ सम अदर कॉन्फ्लिक्ट। बट द पॉइंट है कि अगर आप एग्रीमेंट करो, ओके, और आप मशवरा एंड मुफाकत से यू कैन सिट टुगेदर, तो वी कैन ऑलवेज सेटल बिटवीन द टू ऑफ अस। सो देयर वर मेनी मेनी कॉन्टेक्स्ट विद, जिसमें ये हो जाए कि पीस हो जाए, कोऑपरेशन हो जाए, ओके, कोई भी नेशनल डिफरेंसेस हो, कोई भी रीजनल डिफरेंसेस हो, लेट अस टॉक एंड डू दिस पार्ट। सो दिस इज द पार्ट, आसियान रीजनल फोरम बनाया गया एआरएफ, जो कि 1994 से यही काम कर रहा है एज वी हैव गिवन ओवर हियर। सो यहाँ से ले लेते हैं, दैट कैरीज आउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। एज आई सेड, ये इसके सेकेंडरी टर्शरी जॉब्स है, आसियान के सेकेंडरी और टर्शरी जॉब्स ये, ओके, सेकेंडरी माना जा सकता है पीस एंड ऑल दिस थिंग्स, टर्शरी में और पीछे चले जाओ तो यार शायद सिक्योरिटी पे भी चले जाएंगे, हो सकता है, आई डोंट नो, बट प्राइमरीली आपको इस बात में मानना पड़ेगा कि आप आसियान को यूरोपियन यूनियन से नहीं कंपेयर कर सकते। यूरोपियन यूनियन वॉज अ सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यहाँ तक इरादा आ गया था कि एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, तो यू नो वहाँ तक बात आसियान की नहीं है। आसियान इज प्राइमरली एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग, एटलीस्ट टिल डेट, ओके, आगे भविष्य में क्या करेंगे तब एनसीईआरटी में लिखा होगा, तब हम पढ़ेंगे, तब का तब देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी डोंट सी दिस पार्ट। अब आसियान के साथ इंडिया का क्या रिलेशनशिप है, ओके, नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सी, आसियान ने फ्री ट्रेड एरियाज बनाए, ओके, सो आसियान ने ज़्यादातर फोकस किया एफटीएस बनाने के, कि यार फ्री ट्रेड एरियाज बनाएंगे, जितना ज़्यादा ट्रेडिंग होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा, उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी एंड सो ऑन सो। जब मनमोहन सिंह सरकार बनी, ना प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अब इसको भी पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा, ओके, देखो कितने सारे कनेक्शंस होते हैं। अब पर्सपेक्टिव में कैसे लेना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा फिर ट्रैवल बैक इन टाइम करना, और मैं फिर हमेशा बोलता हूँ अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ मेजर चेंज आया और जिसमें सब कुछ चेंज आना पड़ा, पूरे चैप्टर्स चेंज हो गए, मुझे लगता है नोटबुक चेंज हो गई होगी, वो था 1991, ओके, एज आई टोल्ड यू, द कुछ होता ना बिग ट्री, ओके, बिग बिग कैरेक्टर इज गॉन अवे। तो यहाँ पर क्या हुआ 1991 में जब सोवियत यूनियन चला गया, तो सोवियत यूनियन के साथ इंडिया के लिए एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई। अब ध्यान से देखो, अब इस टाइम पर थोड़ी देर के लिए तुम बन जाओ, जस्ट रोल प्ले, कि यू आर द डिसीजन मेकर्स फॉर इंडिया। कैसा करोगे? यूएसए तुम्हारे एंटी है, यस, चाइना तुम्हारे एंटी है, सो ये एंटी है, ये एंटी है, बाजू में पाकिस्तान तुम्हारा एंटी है। तुम्हारा प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रेड, प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रेड यूएसएसआर था, प्राइमरी सोर्स ऑफ मिलिट्री सप्लाई यूएसएसआर था, और यूएसएसआर आज गायब हो गए। सो प्रैक्टिकली यू आर लेफ्ट अलोन इन दिस वर्ल्ड। नाउ वेस्ट क्लोज्ड,
और क्लोज तो ना भी होके तो बहुत कम हो गया। ओके, नाउ वेयर डू वी गो ईस्ट। ओके, तो वेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ईस्ट चलते। यहाँ पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, तो ये कार्टून बहुत अच्छे तरह से दिखा रहा है। ओके, इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी सिंस 1991 has led to greater economic interaction with East Asian nations that is ASEAN, China, Japan and South Korea। अब यहाँ पर जब जब हम सार्क पढ़ेंगे ना, तब भी तुमको ये बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं आपको कॉमनैलिटी ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। अब कॉमनैलिटी कैसे होगी? कॉमनैलिटी कैन बी ज्योग्राफिकल, कॉमनैलिटी कैन बी कल्चरल, कॉमनैलिटी कैन बी सोशल, कॉमनैलिटी कैन बी लैंग्वेज, कॉमनैलिटी कैन बी रिलीजन, कॉमनैलिटी कैन बी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। तो आप ना हमेशा कॉमनैलिटी ढूंढते हो। तो इंडिया यूएस में भी एक कॉमनैलिटी है, डेमोक्रेसी फॉर दैट मैटर। ओके, वैसे ही इंडिया, नेपाल, फॉर दैट मैटर इवन पाकिस्तान, ओके, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें कॉमनैलिटी। हम लोग सब लोग साउथ एशिया है, तो जोग्राफिकली कंटिजियस है। बहुत सारी जगहों पे एक टाइम पर वी वर ऑल टुगेदर एज अ ह्यूज वन नेशन। कल्चरल हमारे में कॉमन सिमिलैरिटीज हैं, सो रिलीजन्स की सिमिलैरिटीज है, इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू डील विद वन अनदर। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया से भी हमारे ऐसे ही हो सकता है, बिकॉज एटलीस्ट इट इज़ नॉट टू फार ऑफ, एटलीस्ट इन कंटिजियस वाटर्स, ओशन के हिसाब से तो हम लोग कनेक्टेड ही है। तो इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी देखनी स्टार्ट की, यार हो गया यार, वेस्ट गया, सोवियत यूनियन नहीं है, कोई गल नहीं जी, हम देखेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी। और इंडिया स्टार्टेड मेकिंग इन रोड्स, ओके, बाय फॉर्मिंग द ट्रेडिंग पार्टनर। पहले पहले बायलैटरल ट्रेड, ओके, वन ऑन वन ट्रेडिंग with several of the countries of Southeast Asia, Singapore, Thailand, Philippines, Indonesia, good trading partners। इन सब के साथ bilateral FTA साइन किए गए। And then gradually, now when the Narendra Modi government came, they started converting this look east policy primarily to what is called as act east policy। तो ये हो गया जी, हमने प्लान बना दिया। नाउ वी विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट। तो वी हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट, नॉट इन द ट्रूएस्ट मेंबर ऑफ आसियान, लाइक वी डिड नॉट जॉइन RCEP। अब वहाँ पर क्या हो गया, तो ये फिर मैं किसी और क्लास में तुम्हारे साथ करूँगा। बट RCEP, ओके, वॉज वन प्लेस वेयर वी थॉट, ऐसा हमें लगा, दैट चाइना विल डोमिनेट द एंटायर जोन because China has got predatory market policies and which is probably not acceptable to us। So हम अपने national interest को नहीं इग्नोर करेंगे even when we join ASEAN। और जो कमाल की बात वो है कि जब हमने RCEP को नहीं ज्वाइन किया, when Modi government decided not to join this part, so ASEAN, okay, ASEAN way came to our rescue in a way that उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, we will try and convince you but there will be no forcing। Why? Because the most important element of ASEAN is respect for sovereignty, respect for national identity। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे ही हम, जैसे आसियान का विजन 2020 था, या उनका एरिया में कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट में, ईस्ट तिमोर में, बिकॉज नाउ दे आर अ फॉर्मिडेबल फोर्स एंड दिस इज व्हाट आसियान इज ऑल अबाउट। सो चाइना का यहाँ पर इंक्रीजिंग रोल इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बच्चे ने पूछा, ओके, तो इसे वाई डिड आसियान सक्सीड वेयर सार्क डिड नॉट? इज दिस बिकॉज दे डू नॉट हैव वन डोमिनेंट कंट्री इन द रीजन? अब देखो यहाँ पर दो तीन अलग अलग बात हो जाती। तो सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मैंने तुम्हें अभी भी बोला कि हम ना कॉमनैलिटी ढूंढने की कोशिश करते, वी ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड कॉमनैलिटी। सो कॉमनैलिटी, इंडिया की कॉमनैलिटी क्या ढूंढेंगे, या फिर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की, कि यार देखो जी हमारे बीच में लैंग्वेज की सिमिलैरिटी है कुछ हद तक, ओके, कुछ हद तक कल्चरल सिमिलैरिटी है, कुछ हद तक हमारे बीच में रिलीजियस सिमिलैरिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बीच में जोग्राफिकल सिमिलैरिटी है। सो लेट अस डील विद दिस पार्ट। अब इसमें दो इल्ज़ाम आते हैं। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस पार्ट। क्या होता है, एक तो ये कि इंडिया इतना बड़ा इकोनॉमिक जाइंट था नहीं जितना अब हो गया। ओके, जब सार्क का स्कोप आया 80s में, तो इंडिया वॉज नॉट दैट ह्यूज एन इकोनॉमिक थिंग, बट इंडिया वॉज ऑब्वियसली द बिगेस्ट अमंग्स द अदर मेंबर्स ऑफ सार्क। तो इंडिया से एक्सपेक्टेड होता था कि इंडिया वुड बी द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एवरी काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या एवरी काइंड ऑफ एड ऑन दैट पार्ट। इंडिया हाउएवर वांटेड दिस टू बिकम
वन ऑन वन कि तुम भी अपना रोल अदा करो। और इंडिया इसमें ये भी एक्सपेक्ट करता था कि ठीक है अगर हम करते हैं तो लिसन टू आवर पॉलिसी ऑल्सो, तो विच इंडिया वॉज ट्राइंग टू टेक द लीडरशिप पोजिशन, जिसको बाकी कंट्रीज ने, सार्क ने एंड स्पेशली पाकिस्तान ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। एंड पाकिस्तान ने इसको द बिग ब्रदर पॉलिसी के नाम पर बदनाम कर दिया कि ये बिग ब्रदर का रोल अदा कर रहा है, इन अदर वर्ड्स इज डोमिनेट वन, जबकि सच ये भी नहीं था। सच एक्चुअली कुछ और ही था। द सच वॉज दैट पाकिस्तान वॉज ट्राइंग टू क्रिएट और वॉज द स्पॉइल स्पोर्ट इन दिस पार्ट, एंड पाकिस्तान के relationships with China were the ones which had started dominating the working of SAR। तो जब हम लोग BBIN कॉरिडोर बनाने लगे, ओके, तो पाकिस्तान ने इसको ब्लॉक कर दिया। नो, सो ऑल्सो एज आई सेड कि आप कोई मर्जी ऑर्गेनाइजेशन बना लो, जो मर्जी बनाना बनाओ बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन यू मस्ट रिस्पेक्ट नेशनल आइडेंटिटी, यू मस्ट रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ मेंबर नेशन। और पाकिस्तान क्या करता है, ओके, ट्रांस बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू टेररिज्म, ओके, नाउ उसके बाद अटैक्स। तो आफ्टर पुलवामाज एंड उरी अटैक्स, India said we have got nothing to do with you, and SARC becomes an obsolete stuff. It is losing the entire thing. Although, as a cultural identity, we want to keep. ASEAN, on the other hand, was not dominated by one, अगर तुम इसको इल्ज़ाम मानते हो, number two, it was primarily for economic and it was for mutual economic gain, and number three, a very crucial element was that it was based upon informal, coordinated, peaceful settlement, respecting each other and respecting each other's boundaries. So ASEAN has become successful and SARC has almost come on the back burner। तो ये भी बड़ा सॉलिड क्वेश्चन आता है कि why is SARC relevant or not relevant today? So I am not saying it is not relevant today, but I'm certainly saying that there is a scope for improvement in the performance of the functioning of SARC। ग्रेट, तो इसके बाद हमारा है लास्ट टॉपिक, or the second last topic for that to say, the rise of Chinese economy। As I said, you cannot contribute of the, you cannot just say anything less about SARC। तो SARC is something very important of the point here। so जब हम SARC की बात करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिस पर चाइना डोमिनेट कर गया, यस। एक आसियान बना, उस पर चाइना डोमिनेट कर गया, ओके। जब हम अमेरिकन की फोर्सेस की बात करते हैं, अमेरिकन ग्रोथ की बात करते हैं, तो चाइना डोमिनेट कर रहा है या चाइना उसको स्टॉप कर रहा है। ये चाइना अचानक कहाँ से आ गया? सो चाइना को समझने के लिए आपको ये ड्रैगन को समझना पड़ेगा। चाइना का एक डीएनए, ओके, जैसे हर कंट्री का एक अंडरलाइंग डीए स्ट्रक्चर होता है, चाइना का जो डीएनए, इट इज एन एक्सपेंशनिस्ट डीएनए, ओके। सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड चाइना as anything else। So to understand the DNA of China, you will have to understand that China was, the inception of China happened in 1949, और जैसे ही चाइना का इंसेप्शन हुआ, they went into a different mode based upon the theory of Mao। So the underlying philosophy, जैसे हमारी गांधीयन philosophy है, या the concept of the Gandhian philosophy with regards to existence, वैसे ही चाइना का existence is based upon Mao। So माओ जेडोंग, माओ त्से-तुंग ऐसे जैसा मर्जी बोला जाता है, ओके। माओ ने एक अलग ही कॉन्सेप्ट बोला। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माओ का ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि माओ वॉज एंटी इंपीरियलिस्ट शुरू से, ओके। ये इतना बड़ा बड़ा व्यूज करता था, जैसे ये इंडियंस को कमेंट करता था दैट वी आर स्टिल अंडर द योक ऑफ इंपीरियलिज्म, मतलब हम अभी भी डरते हैं इंपीरियलिज्म से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये अपने आसपास अभी भी एक क्लोज डोर बना के रख रहा था। माओ सेड ना, हमको कुछ नहीं करना, हमको वेस्टर्न पावर से कुछ भी नहीं करना, एंड दे बिकेम अ कंप्लीटली कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्री। और जब वो क्लोज डोर हो गया तो ऑब्वियसली उनके पास और कोई था ही नहीं बट टू डिपेंड अपॉन देमसेल्फ। सो इन्होंने हेल्प लिया, यस, सोवियट्स का हेल्प लिया, ओके,
अपने अपने रिसोर्सेज चेक किए, हेवी इंडस्ट्रीज बनाई, बिकॉज सोवियत से इसलिए बिकॉज वो लोग कम्युनिस्ट थे, सो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट रिलेशनशिप पे इन लोगों ने करना स्टार्ट किया। एंड द कॉन्टेक्स्ट देयर इज कि इट वाज स्टिल वेरी वेरी less on the basis of technology or on the basis of manufacturing units and etc etc. सो एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश की किसी भी तरह से इन्होंने, एंड दे सेड कि नो वी आर नॉट गोइंग टू ओपन अप टू द वर्ल्ड आउटसाइड। चाइना, मैं ये नहीं बोलता कि चाइनीज वर डूइंग वेरी बैड, बट सर्टनली इट वॉज नॉट डूइंग वेरी गुड। ये लोग दे वर प्राइमरली फोकसिंग ऑन देयर पॉपुलेशन एट दैट टाइम, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑन देयर हेल्थ, बट टू अ सर्टेन, बट ये सब कुछ इन हाउस हो रहा था, सो टू से। इन अदर वर्ड्स अपने छोटे से रिसोर्सेज से, अपने सेल्फ गवर्निंग सिस्टम से ही काम चल रहा था। इट वॉज नॉट गोइंग ऑन एनी वेयर एट अ बिगर पार्ट देन एनीथिंग एल्स ऑन दिस पार्ट। और बहुत ही ग्रोथ रेट इनकी यू नो ऐसी थी कि इट डज नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट वाज अगेन सेइंग इट वाज नॉट pathetic, but it was not something very huge also this part। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इन्होंने नो वन चाइल्ड नॉर्म निकाला, ये लॉ इसलिए निकाला ताकि ये पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाए। बट अगर आप उन दिनों चाइना के बारे में सोचते तो आपको एक पुअर कंट्री की ही इमेज आती, नथिंग एल्स। और कहीं भी कमी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जबकि जैसे लार्ज कंट्री है चाइना, बट लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकली मालूम है तो पूरा का पूरा चाइना इज नॉट दैट काइंड ऑफ एन इनहेबिटेबल प्लेस ऑल्सो। सो अ सिचुएशन हेयर वॉज दैट जैसे यूएसएसआर में प्रॉब्लम्स आ रही थी वैसे चाइना में आ रही थी। इन द सेंस कम्युनिस्ट कंट्रीज का एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थी, देवर क्लोज डोर्स। ओके, सो जब वो क्लोज डोर्स हो जाते तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं करते एंड सो ऑन। सो 1970s ने चाइना ने वो स्टार्ट कर दिया जो हम लोगों ने 1990s में स्टार्ट किया। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। सो चाइना को हम करीब करीब मैच कर रहे थे, बट हमने 1990s में जो किया वो उन्होंने 1970s में किया। इससे अच्छा तरीका नहीं। उन्होंने भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया, जो हमने भी 1990s में किया। हमसे 20 साल बाद स्टार्ट किया, बस दैट्स द एंटायर डिफरेंस। सो 1972 में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप बनाने स्टार्ट कर दिए, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ये चार बेसिस पर ओके इन्होंने अपना इकोनॉमी को डेवलप करना स्टार्ट किया। इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन डेंग जाओपिंग का है ऑफ 1978। ओके, और डेंग जाओपिंग ने स्टोरी चेंज कर दी। डेंग जाओपिंग ने बोला ऐसा चलेगा नहीं, लेट अस ओपन द डोर्स। अब तुम इसको इतना यूनिक नहीं समझोगे, बिकॉज तुमको रियलाइज होगा कि अगर मैं ये 1972 की जगह 1992 लिख दूँ, ओके, और इंडिया लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं लिख रहा हूँ। बस ये डेंग जाओपिंग वगैरह का नाम हटाना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया ने भी कुछ ऐसे ही किया, ऑब्वियसली अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह सर। सो आइदर वेज ये एक सिंपल है। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा गड़बड़ होता है विच यू मस्ट रिमेंबर विद रिगार्ड्स टू सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन के टाइम भी जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था तो सोवियत यूनियन वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, और फिर जो कंट्रीज बच गई ओके उन कंट्रीज को फोर्सिबली कैपिटलिस्ट बनाया गया था। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, फोर्सिबली कैपिटलिस्ट बनाया गया। इसको शॉक थेरेपी बोला जाता है। जैसे आप बहुत टाइम तक खाना नहीं खा रहे हो या फिर शुगर नहीं ले रहे हो फॉर दैट मैटर, और अचानक आपको शुगर दे दो ना, तो आपकी बॉडी एक शॉक में चली जाएगी, और उसमें आपके पास और कोई तरीका नहीं रहेगा, बट उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगे। वही हुआ। जैसे जैसे ही रशिया में या फिर जो भी रिमेनिंग ऑफ द कंट्रीज में फोर्स कैपिटलिज्म हुआ, तो लिटरली जैसे गराज सेल होती है ना, बेचने की नौबत आ जाती है, जल्दी बेचो जल्दी बेचो जल्दी बेचो, जल्दी फ्री करो। तो जो नेशनल रिसोर्सेस, व्हाट इज कम्युनिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म, स्टेट होल्ड्स रिसोर्सेस, तो स्टेट को फटाफट उसको बेचना पड़ता है कि बेचो यार इसको, तो उसको लेके गराज सेल, उनको बिल्कुल कचरे के भाव जो आएगा। वो चाइना ने थैंकफुली नहीं किया। चाइना ने बोले ना, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हम प्राइवेटाइज करेंगे और स्टेट के साथ भी मिल के लेट अस रूल दिस पार्ट। और चाइना, लेट्स नॉट फॉरगेट, इज नॉट अ डेमोक्रेसी, सो टू से। वो लोग खुद बोलते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स प्राइमरली अ डिक्टेटरशिप। और अगर डिक्टेटरशिप ना भी बोलोगे तो इट्स अ वन पार्टी डेमोक्रेसी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कंटिन्यूस स्ट्रेंथ, कंटिन्यूस कब्जा रखा और द कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस रखा ऑन द प्राइवेटाइजेशन। सो उन्होंने बोला कि रुको, ऐसे हर जगह पे नहीं करेंगे।
तो पूरे के सारे फॉरेनर्स के इन्वेस्टमेंट को सब जगह नहीं आने देंगे, हम SEZs बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहाँ पर आकर तुम ट्रेड करो और यहाँ पर कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं, लेकिन डज नॉट मीन कि पूरा चाइना खुल गया। सो इससे क्या होगा, स्टेट कंटिन्यूसली सेंट्रल रूल है, तो आप स्टेट से बिना पूछे, गवर्नमेंट से बिना पूछे आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इससे दोनों फायदे हुए, एक तो धीरे 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 द कंट्री जो कि इतना टाइटली अंडर कम्युनिज्म था उसको शॉक थेरेपी नहीं लगी, दे गॉट यूज टू इट। सेकेंड, स्टेट ने कभी भी इसको कब्जे से बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी हो, तो ये दिस वाज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ओके, और प्लीज़ अंडरस्टैंड ये इनका सिस्टम इसलिए चल भी गया बिकॉज ये लोग डेमोक्रेसी थे नहीं, सो इन लोगों ने कोई रूल्स वूल्स नहीं फॉलो करने ऑफ सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसीज। ये लोग ने वही किया विच दे वांटेड टू डू। एग्रीकल्चर बहुत स्पीड में बढ़ने लग गया, ट्रेडिंग ह्यूज होने लग गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ह्यूज होने लग गया, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ इतना ओपेक है, किसी को पता ही नहीं, चीप लेबर, ओके, अनबिलीवेबल काइंड ऑफ प्रोडक्शन जोन होने लग गया। चाइना बिकेम द शाइनिंग डायमंड फॉर द वर्ल्ड। तो जो जाए वो चाइना में ही ट्रेडिंग करने लगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FIIs ह्यूजली इंक्रीज होने लगे, मतलब इट लाइक ब्लास्टेड अवे। एंड इतना हो गया है कि शायद बोला जाता है कि द चाइनीज हैव गॉट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इज प्रॉब्ली नॉट नेक्स्ट ओनली टू US प्रॉब्ली। ओके, सो ये अचानक ये थ्योरी चेंज हो गई। ओके, दैट माओस रेड बुक आमतौर पे ऐसा बोला जाता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द कम्युनिस्ट वे ऑफ लाइफ, वो कन्वर्ट हो गई इनटू द रेड पावर टाई। तो जैसे एक बिजनेसमैन हो गया इंस्टेड ऑफ दिस मिलिट्री, ओके, मेथड ऑफ लाइफ, नाउ चाइना इज अडॉप्टेड द बिजनेस वे और द कैपिटलिस्ट वे। लेकिन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, ओके, इज चाइनीज कॉन्ट्राडिक्शन इन लाइफ, मतलब अनबिलीवेबल होगा। इफ़ यू गो टू बीजिंग तो आपको ऐसा दिखेगा कि आपको गाड़ियों के साथ साथ उतने ही नंबर में, शायद उससे भी ज़्यादा साइकिल्स दिखाई देगी। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऑल्सो देयर इज़ अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशन एज वेल एज द modernity happening. There is a very good mixture of communism and foreign exchange or the liberal democracies to have, not liberal democracy but liberal economy. तो ये चाइना एक बड़े ही विचित्र तरीके से बना हुआ है, एंड दैट इज़ वाई इट्स नॉट सिंपल टू एनालाइज चाइना। कभी कभी चाइना लुक्स एंड कम्स अक्रॉस एज अ very belligerent country which might be a threat to the world economy and the world part, but फिर भी the world cannot so called live without it. Still economies are running around China, still they are improving, they are getting resources, they are developing new mobile phones and new things and new technologies and so on, so they're making huge dams, their military is developing and so on and so forth. So the point here is ki whether you like it or not, okay, China has become a huge power and China is a force to reckon with. Yes, we have had problems and yes, we continue to have problems, okay, because of China's, as I said, मैं जो बोलने की बात कर रहा था, चाइना का सबसे मेजर प्रॉब्लम इज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। चाइना अपने आप को मिडिल किंगडम का, एम्पायर का आज भी हकदार समझता है। तो ये जितने भी वो प्रोसेसेस कर रहा है, BRI, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, ओके, वन बेल्ट OBOR इश्यूज, जो ये डेट देता है, या फिर फॉर दैट मैटर जो उन्होंने लद्दाख में, ओके, yeah, for that matter, they're supporting Pakistan. Their interference in almost every country's internal matter, Sri Lanka, you name it, Burma or Myanmar, whatever you say, Bangladesh, the Southeast China Sea, okay, the South China Sea, and the problems with Taiwan, you name it. China is creating problems for anything. और जब सब कुछ ही याद आ रहा है, तो I hope you are understanding. China was also blamed for the COVID crisis. So the entire thing, Japan has a problem, Taiwan has a problem, Philippines has a problem, India has a problem, Pakistan, which is a country which is the threat to world with regards to peace. Okay, China supports them, and such a huge power, when it becomes belligerent, it becomes all the more difficult for us to handle. So India China relations, मैं ये वाले चैप्टर को फिर किसी दिन
पूरे डिटेल में करूँगा, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. In the light of recent circumstances, we have to be very careful with China, especially after the 1962 war, okay, and the recent Ladakh incursions and the problems that are happening in Sikkim and Nakula sector, etc. We are going to be very, very worried about China. So if I look at this part, it is we've done quite a bit of this part. So let us see कि ये चाइना की पॉलिसी को फिर हम एक ह्यूज डिटेल में देखेंगे. बट एट द एंड ऑफ इट वी मस्ट लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ जापान. छोटी सी कंट्री है माई फ्रेंड, a छोटी सी country which was is nothing else but a set of islands, okay, and a group of islands surrounded on all sides by oceans, okay, with hardly any natural resources, okay, earthquake prone zone, itna common earthquake prone zone, and at one time it was the most rapidly increasing, speedily rising democracy economy in the world. और वो भी तब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान was the only country which faced the havoc of atomic bombing at Hiroshima and Nagasaki. So population huge, मजाक नहीं है. 10th most population nation in the world, the only Asian member of G8. It is ऐसा नेशन जिसको शायद पीपल वुड हैव रिटन ऑफ कि यार ये कंट्री कैसे रिकवर करेगी आफ्टर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट इट डिड एंड इट डिड हाउ. तो यू नेम ये ब्रांड्स, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा, माय गॉड क्या क्या रह गया यार. सो देर इज़ हार्डली एनी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स जिसमें आप देखोगे, या कार ब्रांड्स, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज़ ह्यूज विद जापान. जापान एक्चुअली ने अपनी जो इनकी जापानीज डिफेंस फोर्सेस है उसको ये लोग दे लर्न द हार्ड वे कि वॉर इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग गुड, वॉर इज ओनली गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स. एंड इफ वॉर इज ओनली गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, ओके, व्हाई हैव वॉर. तो ऐसा नहीं है कि जापानीज डू नॉट हैव weapons, and they have the amongst the most advanced weapons, primarily thanks to United States, because United States ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर जापान को अपने प्रोटेक्शन अम्ब्रेला में ले लिया था. सो उसके बाद भी ओके इन्होंने खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, and I quote, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of a nation and the threat or the use of force as a means of settling international disputes. तो इन्होंने अपने लिए एक इंपॉर्टेंट रखा कि जापानीज फोर्सेस विल बी डिफेंस फोर्सेस. जापान विल नॉट सेंड इट्स डिफेंस फोर्सेस बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ जापान. तो क्या मतलब वही बोला जाता है ना कि वन टाइम एनी पर्सन कैन मेक अ मिस्टेक, लेकिन द वाइज आर दोस who learn from their mistake. So जापान क्या आज भी हमारे लिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर है? 100%, स्पेशली फॉर इंडिया. India and Japan share a very, very common ground with regards to peace and peaceful coexistence. Japan has been helping India in all ways possible, especially because of after the Narendra Modi government's advent, and Japan has funded tons and tons of our projects on this part. Second, Japan and China have bones to pick from one another, and Japan supports India's cause against China. सो इस केस में फॉर इंडिया के लिए स्पेशली जापान कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एलाई. सो कैन इट बी स्टिल टुडे? Yes, there are problems. Japan has an aging population. Japan has a small area. Japan has also earthquake prone zone and they don't have much natural resources. There are problems, but the things that we are doing is that in the times to come, Japan can help be a very strong alternate source of power. सो आई थिंक माई फ्रेंड्स हमने इसको काफ़ी डिटेल में कर लिया है. सो वन फाइनल अनाउंसमेंट आप सबको ले, द स्क्रैच कोर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड. अब इसको इंतज़ार मत करो, अब तुम्हें इसी क्लास से समझ में आ गया होगा कि खुद से करना और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के हाथों से करवाना अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन विल बी ज़मीन आसमान का फ़र्क. आई विल इंक्लूड MCQs विद इन द टीचिंग शेड्यूल, डिस्कशन ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
Use special code SIDLIVE, SIDLIVE, and I'll be very, very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.